हाल के दिनों में नंबर 160 गैदरिंग प्लेस के लोग एक अजीब बात नोटिस कर रहे थे। पहले यहां आसपास पहली ऑर्डर के म्यूटेंट बीस्ट आसानी से दिखाई देते थे, लेकिन अब अचानक सब गायब हो गए थे। क्या तुम में से किसी ने पहली ऑर्डर के म्यूटेंट बीस्ट देखे हैं? एक शख्स ने दूसरे से पूछा। अगर मुझे मिलते तो यहां बैठा नहीं रहता, शिकार पर होता। दूसरा आदमी चिढ़कर बोला, हमारी टीम की ताकत सिर्फ पहली ऑर्डर के म्यूटेंट बीस्ट तक ही है। हम आम लोग हैं। अगर हमारे पास बंदूकें ना होती तो हम कुछ भी नहीं। साधारण बंदूकें पहली ऑर्डर के म्यूटेंट बीस्ट पर काम करती हैं, लेकिन दूसरी ऑर्डर के बीस्ट पर बेअसर है। कहा जाता है कि बेस सिटीज में ऐसे शक्तिशाली हथियार हैं जो बड़े म्यूटेंट बीस्ट का भी मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन वहां के लोग असल में क्या इस्तेमाल करते हैं यह किसी को नहीं पता। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, जल्दी देखो, नया मिशन आया है। सब लोग बार की दीवार पर लगे बुलेटिन बोर्ड की तरफ देखने लगे। उस पर एक नया नोटिस चिपका हुआ था। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। बाहर म्यूटेंट बीस्ट की संख्या कम क्यों हो रही है, इसकी जांच करो। जो भी सही सुराग लाएगा उसे योगदान के हिसाब से 1000 होप कॉइन तक इनाम मिलेगा। यह सुनते ही बार के अंदर के सब लोग उत्साहित हो गए। 1000 होप कॉइन बहुत होते हैं। इतने पैसों से अच्छा खाना, शराब और औरतें मिल सकती है। थोड़ी ही देर में बार खाली हो गया। हर टीम ने जांच का मिशन ले लिया। इस मिशन पर कोई टीम लिमिट नहीं थी। जो सबसे पहले सही सबूत लेकर आएगा उसे इनाम मिलेगा। यह साफ था कि यह टास्क गैदरिंग प्लेस के 3 बड़े नेताओं ने जारी किया है। इतने कॉइन देने की ताकत और किसी के पास नहीं, लेकिन लेंग यूवे को कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसे शक था कि म्यूटेंट बीस्ट के गायब होने के पीछे सू चैन का हाथ है, क्योंकि जैसे ही सू चैन यहां से गया था तभी से बीस्ट की संख्या कम होने लगी। सू चैन इस समय कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री में बैठा था और सिस्टम के इंटरफेस पर नजर डाल रहा था। उसके पास अपना ऑफिस, बेडरूम और कमांड रूम था। सब कुछ एक कमांडर के लिए खास बनाया गया। इंटरफेस पर पूरी बिल्डिंग्स और यूनिट्स की जानकारी दिखाई दे रही थी। अभी उसके पास सबसे अहम चीज कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री थी। अगर ये खो गई तो नई MCV मोबाइल कंस्ट्रक्शन व्हीकल बनाना मुश्किल होगा। इसके अलावा उसके पास एक पावर प्लांट और रिफाइनरी और बैरक भी थे, लेकिन वॉर फैक्ट्री और एयरफील्ड बनाने के लिए उसे सिस्टम की और परमिशन अनलॉक करनी थी। पावर प्लांट से 3 बिल्डिंग यूनिट्स तक की पावर की जरूरत पूरी हो जाती है। अगर नई बिल्डिंग बनानी हो तो एक और पावर प्लांट बनाना पड़ेगा। और रिफाइनरी के साथ एक माइनिंग ट्रक भी आता है। उसने स्पेस टाइम माइनिंग ट्रक चुना क्योंकि यह ट्रक ओवरफ्लो होते ही तुरंत और अनलोड कर देता है, जिससे समय बचता है। हालांकि इसमें कोई अटैक पावर नहीं थी, लेकिन सोल्जर्स इसमें बैठ सकते थे, जिससे उनकी सुरक्षा बढ़ जाती थी। अभी उसके पास सिर्फ एक ही ट्रक था, क्योंकि वॉर फैक्ट्री बनने से पहले नए ट्रक नहीं बन सकते। सबसे जरूरी था बैरक। यहां से वह सोल्जर्स, हंटिंग डॉग्स और इंजीनियर्स बना सकता था। हंटिंग डॉग्स बड़े ताकतवर थे, भेड़िए जैसे दिखते, तेज और बेहद आक्रामक। सबसे खास बात यह थी कि किसी भी भेष बदलने वाले ट्रांसेंडेंट को तुरंत पहचान सकते थे। इंजीनियर्स मेंटेनेंस एंड रिसर्च कर सकते थे। अभी रिसर्च स्लो थी क्योंकि कॉम्बैट लैब नहीं था, लेकिन फिर भी इंजीनियर्स काम के थे। सू चेन ने तय किया कि वह 5 हंटिंग डॉग्स और 4 इंजीनियर्स बनाएगा। हर एक की कीमत 100 एनर्जी पॉइंट्स थी। उसने कुल 1400 एनर्जी पॉइंट्स खर्च किए, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। 3 दिन तक शिकार करके उसके पास फिर से 40,000 एनर्जी पॉइंट्स जमा हो चुके थे। हालांकि अब म्यूटेंट बीस्ट्स पहले की तरह आसानी से नहीं मिल रहे थे। जैसे ही उन्हें खतरे का एहसास होता, वे भाग जाते। इसके अलावा और रिफाइनरी रोजाना काफी एनर्जी देती थी, वरना उसके पास इतनी पावर इकट्ठा करना मुश्किल होता। सुचैन बैरक में पहुंचा। यह एक चौकोर प्लेटफॉर्म जैसा था जिस पर एक स्टैच्यू खड़ा था, और वो उसकी खुद की थी। उसने सिस्टम से कहा कि स्टैच्यू हटाओ, लेकिन सिस्टम ने साफ मना कर दिया।
यह कमांडर का हक है, इसे नहीं हटाया जा सकता। पहले तो सुचैन को शर्म आती थी, लेकिन 3 दिन में वो आदत डाल चुका था। इंसान की आदतें सच में कमाल की होती हैं। थोड़ी देर में 5 हंटिंग डॉग्स और 4 इंजीनियर्स बैरक से बाहर आ गए। इंजीनियर्स ने सुचैन को सैल्यूट किया और डॉग्स जोर जोर से भौंकने लगे। सुचैन ने डॉग्स को गौर से देखा। मजबूत मांसपेशियां, चमकते दांत और डरावना लुक। कोई भी इनकी एक काट से नहीं बच सकता। इंजीनियर्स सामान्य दिख रहे थे। पीली सेफ्टी हेलमेट, वर्कर ड्रेस और हाथ में ब्लू टूल बॉक्स लिए हुए। हालांकि गेम में इंजीनियर्स के पास कोई अटैक पावर नहीं होती, लेकिन यहां वे डेजर्ट ईगल पिस्तौल लिए हुए थे। सुचैन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब से तुम चारों का नाम होगा चेन 1 से लेकर चेन 4। धन्यवाद कमांडर, नाम देने के लिए। चारों इंजीनियर्स एक साथ बोले। फिर उसने डॉग्स की तरफ देखा और बोला, और तुम पांचों के नाम होंगे दाहुआ, एरुआ, सानहुआ, सिन्हुआ, वुहुआ। डॉग्स खुश होकर अपनी पूंछ हिलाने लगे। उन्हें पता भी नहीं था कि उनके कमांडर ने कितने अजीब नाम रख दिए हैं। अब असली काम शुरू होना था। सुचैन को बहुत सारे सोल्जर्स चाहिए थे। अभी उसके पास सिर्फ 9 सोल्जर्स थे, जो काफी नहीं थे। उसने सिस्टम को आदेश दिया, 100 सोल्जर्स बनाना शुरू करो। टाइम कम मत करना। मुझे टाइम की कमी नहीं है, मुझे सिर्फ एनर्जी की जरूरत है। लो हांग बोर होकर जम्हाई ले रहा था। वह गाड़ी चला रहे झांग ताओ को देख रहा था और पीछे बैठे कैप्टन लेंग यू वे की तरफ देख रहा था। लो हांग, कैप्टन, क्या हमें वाकई वहां जाना जरूरी है? लेंग यू वे, बस एक बार देखना है, शायद कोई सुराग मिल जाए। लो हांग ने आंखें घुमाई, लेकिन चुप रहा। उसे नहीं लगता था कि सुचैन वहां मिलेगा। वे इस बार मिशन की जांच के लिए निकले थे और साथ ही सुचैन को ढूंढने भी। लेंग यू वे को शक था कि यह जांच सुचैन से जुड़ी है, इसलिए अगर वह कहीं मिलता है तो उसे पहले से सावधान करना चाहती थी। उनका लक्ष्य वही जगह थी जहां उन्होंने पहली बार सुचैन से मुलाकात की थी। वहां उसे मिलने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन और कोई ठिकाना भी नहीं था। इतनी बड़ी दुनिया में छिपे हुए कुछ लोगों को ढूंढना आसान नहीं था। लू हांग, क्या ये जांच सच में उससे जुड़ी है? हाँ, उसके लोग काफी ताकतवर हैं, लेकिन इतना नहीं कि आसपास के सारे म्यूटेंट बीस्ट्स पर काबू पाले। असल में लू हांग सही था, लेकिन सुचैन कोई आम इंसान नहीं था। लेंग यूवे ने खिड़की से बाहर देखते हुए गहरी आवाज में कहा, मुझे लगता है वो साधारण नहीं है। 2 घंटे की ड्राइव के बाद वे एक छोटे शहर पहुंचे। बड़े शहरों और उनकी गैदरिंग प्लेस के मुकाबले ये जगह फिर भी काफी बड़ी थी। उन्होंने कार को छुपी हुई जगह पर पार्क किया और पैदल ही शहर की तरफ बढ़े। कार से अंदर जाना आत्महत्या जैसा होता, क्योंकि इंजन की आवाज दूर दूर तक म्यूटेंट बीस्ट्स को खींच लाती। तीनों पूरी तरह हथियारबंद थे और चुपचाप शहर में घुसे। वे जल्दी ही उस जगह पहुंच गए जहां उन्होंने आखिरी बार सुचैन को देखा था, लेकिन वहां उसका कोई निशान नहीं था। लू हांग, मैंने कहा था ना, वो यहां नहीं होगा। ये जगह रहने लायक नहीं है। यहां तो बस वही लोग टिकते हैं जिन्हें गैदरिंग प्लेस से निकाला गया हो, या पागल म्यूटेंट्स। आम लोग यहां। उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि जांग ताओ ने उसका मुंह बंद कर दिया। उसने उंगली से सामने एक कोने की तरफ इशारा किया जहां एक काला साया दिखाई दिया। लुओ हांग समझ गया। उसने जांग ताओ और लेंग यू वे को इशारा किया। उसने चाकू निकाला। यहां गोलियां चलाना ठीक नहीं था, वरना और म्यूटेंट बीस्ट्स आ जाते। नजदीकी लड़ाई ही सही रहती, लेकिन पहले देखना जरूरी था कि सामने क्या है। अगर पहला ऑर्डर म्यूटेंट बीस्ट है तो डरने की जरूरत नहीं थी। वे पास पहुंचे ही थे कि अचानक वो काला साया उनकी तरफ झपटा। लेंग यू वे, म्यूटेंट है, सावधान रहो। वो एक म्यूटेंट लड़की थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बदन पर कई घाव थे और उनमें से हरे रंग का अजीब तरल बह रहा था।
उसकी त्वचा भी जगह जगह से सड़ चुकी थी। ये इंसानी म्यूटेंट थी। जानवर ही नहीं, इंसान भी म्यूटेट हो जाते थे। लेकिन इंसानों के पास सिर्फ दो ही रास्ते होते थे, या तो सफल होकर ट्रांसेंडेंट बनना या असफल होकर म्यूटेंट बन जाना। म्यूटेंट्स इंसानों के लिए खतरा थे। वे अपनी पहचान खो देते थे और बस खाने के लिए जीते थे, ठीक म्यूटेंट बीस्ट की तरह। ये पहली ऑर्डर की म्यूटेंट थी, इसलिए लेंग यूवेई ने राहत की सांस ली। उसने तुरंत एक चाकू उसकी आंखों में फेंक दिया। छपाक, चाकू सीधा आंख में लगा, लेकिन म्यूटेंट को कोई दर्द नहीं हुआ। वो अब भी बदबूदार मुंह खोलकर लेंग यूवेई पर झपटने लगी। लुओ हांग ने मौका देखकर उसके दिल में चाकू घोंप दिया और घुमा दिया। इस बार म्यूटेंट मर गई। म्यूटेंट को मारने के लिए दिमाग और दिल दोनों को खत्म करना पड़ता है, सिर्फ सिर फोड़ना काफी नहीं था। लेंग यूवेई, म्यूटेंट के दिमाग और दिल से कभी कभी एनर्जी क्रिस्टल निकलते हैं, देखो इसमें है या नहीं। लुओ हांग झुककर क्रिस्टल निकालने लगा। यह काम कैप्टन नहीं करते थे। थोड़ी देर में लुओ हांग मुस्कुराया। लुओ हांग, कैप्टन किस्मत अच्छी है, दिमाग और दिल दोनों में क्रिस्टल है। उसके हाथ में चावल के दाने जितने छोटे 2 क्रिस्टल थे, लेकिन उनकी कीमत बहुत थी। इन्हें बेचकर ढेर सारे होप कॉइन्स मिल सकते थे। लेंग यूवेई, बुरा नहीं है। तभी अचानक पास से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। लुओ हांग, इतनी भयानक चीख, कहीं ये सेकंड ऑर्डर म्यूटेंट बीस्ट तो नहीं? लेंग यूवेई, चलकर देखते हैं, मदद कर सके तो करेंगे, नहीं तो पीछे हट जाएंगे। इनो सावधानी से आगे बढ़े और देखा कि 5 लोगों की एक टीम पर एक कुत्ता हमला कर रहा था। एक आदमी की आधी कमर तक की हड्डी गायब थी और खून बह रहा था। तीनों ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। यह कोई आम कुत्ता नहीं था। पहले उन्होंने कई म्यूटेटेड कुत्ते देखे थे, लेकिन यह अलग था। ऊपर से देखने पर यह बिल्कुल सामान्य कुत्ते जैसा लगता था। लुओ हांग समझ गया, यह इंटरनल म्यूटेशन है। दिखने में नॉर्मल है, लेकिन इसकी स्पीड देखो, उस टीम के फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसेंडेंट कैप्टन से भी तेज। लेंग यूवेई ने गौर से देखा और सहमति में सिर हिलाया। वाकई यह सामान्य कुत्ता नहीं था। कुत्ता बेहद तेज था, गोल गोल घूमकर सिर्फ पीछे से हमला कर रहा था। पलक झपकते ही 2 लोगों की आधी कमर की हड्डी खा गया था। असल में अगर सू चेन ने अपने हंटिंग डॉग को सिर्फ अलर्ट रहने का आदेश न दिया होता तो वो 5 अब तक मर चुके होते। हंटिंग डॉग की अलर्ट मोड में सेटिंग थी, दुश्मन पर हमला करेगा लेकिन जानलेवा नहीं, जब तक कि सामने वाला खुद उसके लिए खतरा न बन जाए। सिस्टम अलर्ट। चेतावनी, बेस के किनारे घुसपैठिए आ गए हैं। हंटिंग डॉग उनसे भिड़ रहा है। सू चेन शांत था। उसने अपने 5 हंटिंग डॉग्स को 3rd ऑर्डर में अपग्रेड कर दिया था। इसमें बहुत सारे एनर्जी पॉइंट्स खर्च हुए थे, लेकिन यह पूरी तरह से कीमत वसूल था। फुटेज दिखाओ, सू चेन ने आदेश दिया। जैसे ही उसने कहा, उसके सामने एक हल्की सी नीली पारदर्शी स्क्रीन उभर आई। उस पर लाइव फुटेज चल रही थी। हाउंड्स घुसपैठियों से निपट रहे थे। टियर 3 हाउंड्स की ताकत साधारण इंसानों से कहीं ऊपर थी। सू चेन जानता था कि ये लोग उन्हें हरा नहीं सकते। हाउंड्स जिस तरह से उनसे खेल रहे थे, उससे उसे साफ पता चल गया कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। लेकिन मन के किसी कोने में एक सवाल चुभ रहा था, ये लोग यहां तक पहुंचे कैसे? ये बस एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ी वजह? उसने हल्के स्वर में सोचा, काश हम यहां रडार या एयरफील्ड बना पाते। सिस्टम, क्या लेवल 3 परमिशन से रडार बनाया जा सकता है? सिस्टम की शांत और स्थिर आवाज आई। हाँ मास्टर, क्या आप चाहते हैं कि इन घुसपैठियों के खिलाफ कोई कदम उठाया जाए? सू चेन कुछ सेकंड सोचता रहा। मार देना आसान था, लेकिन अगर ऐसा किया तो गैदरिंग प्लेस में हंगामा हो जाता, और अगर छोड़ देता तो कल को और लोग यहां घुसने की कोशिश करते। आखिरकार उसने आदेश दिया, कुछ सोल्जर्स भेजो और इन्हें पकड़ लो। वैसे भी एक क्रोनो माइनर काफी नहीं है, इन्हें मजदूरों की तरह इस्तेमाल करेंगे।
इस आदेश के साथ ही उन लोगों की किस्मत तय हो गई। दूसरी तरफ लेंग यूवे घुसपैठियों की हालत देखकर बेचैन हो उठी। वो उनकी मदद करना चाहती थी। आखिर ये सब गैदरिंग प्लेस के ही लोग थे। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने लगी, अचानक उसने देखा कि 4-5 अजनबी सोल्जर्स तेजी से आए। 2-3 मुक्के और लातों में ही 5 घुसपैठियों को बेहोश कर दिया और उन्हें उठा ले गए। लुओ हांग की आंखें फैल गईं। दीदी, ये लोग तो बिल्कुल सू चेन के सोल्जर्स जैसे लग रहे हैं। लेंग यूवे ठिठक गई। हाँ, यूनिफॉर्म वही थी, लेकिन एक अजीब बात थी। ये उन 9 सोल्जर्स में से नहीं थे जिनसे वो पहले मिल चुकी थी। उसके मन में एक सवाल गूंज उठा, क्या सू चेन के पास 9 से भी ज्यादा सोल्जर्स हैं? ये सोचते ही उसे एहसास हुआ कि सू चेन की असली पहचान शायद उससे कहीं बड़ी है जितना उसने सोचा था। आखिर कौन सा साधारण इंसान इतने ट्रांसेंडेंट सोल्जर्स रख सकता है? जांग ताओ, जो उनके साथ था, धीरे से बोला, हम वैसे भी सू चेन से मिलने निकले हैं। अगर इन सोल्जर्स का पीछा करें तो सीधे उसी तक पहुंच सकते हैं। लेंग यूवे ने थोड़ी देर सोचा, फिर सिर हिलाया। हाँ, सही कह रहे हो, चलो चलते हैं। तीनों लोग चुपचाप उन सोल्जर्स के पीछे हो लिए। उन्हें लगता रहा कि वो बहुत सावधानी से चल रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि सोल्जर्स ने उन्हें बहुत पहले ही देख लिया था। फिर भी सू चेन के आदेश पर उन्होंने ऐसे जताया मानो उन्हें कुछ पता ही ना हो, और चलते रहे। कुछ देर बाद लेंग यूवे को ध्यान आया, ये रास्ता तो कोयले की खान की तरफ जाता है। क्या सू चेन वही है? उसे समझ नहीं आ रहा था। खान की तो अभी कोई अहमियत भी नहीं थी। वहां तो अब भी म्यूटेड बीस्ट छिपे हुए थे, इस वजह से खान को किसी ने छेड़ा तक नहीं था। लेकिन जैसे ही वे खान के पास पहुंचे, सामने का नजारा देखकर उनकी सांसें थम गई। वहां कई विशाल मशीनें लगी थीं। एक ऊंचे टावर जैसी इमारत से नीली बिजली की चमकें फूट रही थी, जो चारों तरफ गर्मी फैला रही थी। एक बड़ी इमारत के ऊपर 2 विशाल बॉयलर लगे थे, जिनमें लगातार कोयला जल रहा था। भारी मशीनें कोयले को पीसती, काले धुएं के गुबार हवा में उड़ते। एक और इमारत चौकोर आकार की थी और उसके ऊपर 10 मीटर ऊंची एक मूर्ति खड़ी थी। लेंग यूवे की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मूर्ति सू चेन की थी। वहीं एक आखिरी इमारत बाकी सबकी तुलना में साधारण लग रही थी, शायद किसी तरह का ऑफिस। अचानक लेंग यूवे ने महसूस किया कि दर्जनों सोल्जर्स उनके आसपास खड़े हो चुके थे। उनकी ठंडी नजरें साफ कह रही थीं, अंदर जाओ और कोई रास्ता नहीं है। लेंग यूवे ने गहरी सांस ली। मतलब हमें खुद ही अंदर जाना होगा। सिर्फ उसे ही बेस के अंदर ले जाया गया। लुओ हांग और झांग ताओ को बाहर ही रुकना पड़ा। जैसे ही लेंग यूवे ने बेस के अंदर कदम रखा, सामने सू चेन खड़ा था। वो शांत, आत्मविश्वासी और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर लग रहा था। मेरे बेस में तुम्हारा स्वागत है, सू चेन मुस्कुराया। असल में उसने बहुत सोचा समझकर ये तय किया था। बेस के राज को पूरी तरह छुपाना मुमकिन नहीं था, तो सबसे अच्छा तरीका था किसी भरोसेमंद इंसान को अंदर का आदमी बनाना। गैदरिंग प्लेस में वो बहुत लोगों को नहीं जानता था, लेकिन लेंग यूवे पर उसे थोड़ा भरोसा था। वो जानता था कि वह एक अच्छी इंसान है। उसे यहां बुलाने का एक मकसद था, थोड़ा डराना और थोड़ा फायदा दिखाना, क्योंकि डंडा और गाजर दोनों साथ हों तो लोग जल्दी मान जाते हैं। लेंग यूवे ने गहरी नजर से सू चेन की तरफ देखा। क्या तुम वही सू चेन हो जिसे मैं जानती हूं? और ये बेस क्या सच में तुमने बनाया है? सू चेन ने कुर्सी की ओर इशारा किया। बैठो, धीरे धीरे बात करते हैं। मैं सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन जो जरूरी होगा वो खुद बता दूंगा। बाकी सवाल मत करना। लेंग यूवे ने उसे घूरते हुए सोचा, ये क्या बात हुई? न पूछे तो कैसे जाने? फिर उसने पहला सवाल किया, क्या तुम्हारा नाम असली है? सू चेन हंसते हुए बोला, हाँ, नाम असली है, इस पर शक मत करना। वो थोड़ा सहज हुई और अगला सवाल दागा, ये चारों इमारतें, इतने सोल्जर्स, क्या ये सब ट्रांसेंडेंट हैं?
उसकी आंखों में हैरानी थी, क्योंकि उसने देखा था यहां हर एक सोल्जर ट्रांसेंडेंट था। ये बात बाहर निकली तो दुनिया हिल जाएगी, क्योंकि आम इंसान का ट्रांसेंडेंट बनना बहुत मुश्किल था। इसके लिए या तो किस्मत चाहिए या ढेर सारे संसाधन। सुना था कि बड़े शहरों में ऐसे एजेंट्स होते हैं जो इंसानों को बदल देते हैं, लेकिन यहां हर कोई ट्रांसेंडेंट था। सू चेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इमारतों के बारे में सब नहीं बता सकता, लेकिन इतना जान लो, ये तो बस शुरुआत है। आगे यहां और भी बहुत कुछ बनेगा। मैं यहां एक विशाल बेस खड़ा करूंगा, और हाँ, मेरे सारे सोल्जर्स एक से बढ़कर एक जीनियस है, और हाँ, सब के सब ट्रांसेंडेंट है। लेंग यूए के पास अब सवाल नहीं बचे थे, वो सिर्फ स्तब्ध खड़ी रही। अगर सू चेन की बातें सच है तो ये जगह एक दिन किसी विशाल शहर से कम नहीं होगी। थोड़ी देर बाद लेंग यूए बेस से करीब 10 मील दूर खड़ी थी और पीछे मुड़कर जटिल भावनाओं के साथ देख रही थी। अभी थोड़ी देर पहले कमांड रूम में उसे सू चेन से बहुत सारे एनर्जी क्रिस्टल मिले थे। अब उसका बैग क्रिस्टल से भरा हुआ था, इतने कि वह आसानी से लेवल 4 तक पहुंच सकती थी। दीदी, तुम और सू चेन के बीच अंदर क्या बात हुई? आखिर ये आदमी है कौन? क्या किसी बड़े आदमी का नाजायज बेटा है क्या? लुओ हांग ने जिज्ञासा से पूछा। इतना ताकतवर बेस देखकर उसे शक था कि सू चेन कोई आम आदमी नहीं हो सकता। वो पक्का किसी बड़े घराने का बेटा है। जितना पूछा जाए उतना ही पूछो, बेवजह के सवाल मत करो। लेंग यूए ने उसे टोक दिया। ठीक है, मैं नहीं पूछूंगा, पर मैंने सोचा भी नहीं था कि वो इतना ताकतवर होगा। जिन लोगों ने पहले उससे पंगा लिया था वो तो बेवकूफ थे, लुओ हांग ने थोड़ा निराश होकर कहा। जब हम वापस गैदरिंग प्लेस जाएंगे तो वहां किसी को असली बात मत बताना। कहेंगे कि वो सब लोग म्यूटेंट बीस्ट्स के हाथों मारे गए और हम बड़ी मुश्किल से उनकी कुछ चीजें लेकर लौटे हैं। लेंग यूए ने हाथ में पकड़ी कुछ छोटी चीजें देखते हुए कहा। ये छोटी छोटी चीजें सू चेन ने उसे दी थी ताकि गैदरिंग प्लेस के लोग सच्चाई न जान सके। सू चेन की तरफ वो अपनी एनर्जी पॉइंट्स की स्पीड तेजी से बढ़ा रहा था। सिस्टम के अनुसार जैसे ही उसकी एनर्जी 50,000 पॉइंट्स तक पहुंच जाएगी, वो कमांडर लेवल पर अपग्रेड हो सकता था। उसने अपनी एनर्जी चेक की, अभी भी करीब 20,000 पॉइंट्स बचे थे। मतलब उसे अभी बहुत और एनर्जी चाहिए थी। अब तो रोज म्यूटेंट बीस्ट्स का शिकार करके भी बहुत कम एनर्जी मिलती है। दिन भर की मेहनत से मुश्किल से 2-3 हजार पॉइंट्स ही आते हैं, और रिफाइनरी से स्पेस टाइम माइनिंग व्हीकल की मदद से रोज सिर्फ 1000 पॉइंट्स मिलते हैं। चाहे 5 लोग और भी जोड़ दूं, स्पीड ज्यादा नहीं बढ़ेगी। सू चेन ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। उसे समझ आ गया था कि अगर कोई गोल्ड, सिल्वर या रेयर अर्थ की खान होती तो एनर्जी कई गुना बढ़ सकती थी, या फिर अगर उसके पास ज्यादा माइनिंग व्हीकल्स होते तो भी स्पीड बढ़ सकती थी। इसलिए उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। अब शिकार के लिए बाहर जाने वाले लोगों की संख्या कम कर दी और बाकी सभी को बस गार्ड्स को छोड़कर माइनिंग पर लगा दिया। अगर उसके हाउंड्स खदान खोद सकते तो वो उन्हें भी भेज देता। 5 कैदियों को जबरदस्ती उठाकर माइनिंग में लगा दिया गया। शुरू में उन्होंने कड़ा विरोध किया, मगर सोल्जर ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि वो मिनटों में आज्ञाकारी बन गए। वो 5 लोग सोच भी नहीं सकते थे कि कोई यहाँ रेगिस्तान के बीच इतना बड़ा बेस बनाएगा। ऊपर से यहाँ इतने ट्रांसेंडेंट्स भी मौजूद थे और वे भी आम लोगों के साथ खदान खोद रहे थे। ये बड़ा आदमी आखिर चाहता क्या है? 5 लोग अंदर ही अंदर सोचते रहे। पहले दिन तो उन्होंने भागने की सोची, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ म्यूटेंट बीस्ट का मीट खाने को मिलता है, वो भी वही मीट जो आमतौर पर ट्रांसेंडेंट्स तक को नहीं मिलता, तो उन्होंने उसी वक्त कसम खा ली कि अब यहां से कभी नहीं जाएंगे, चाहे मार भी दिए जाए। मीट था ही इतना लाजवाब। 3 दिन बीत गए। सू चेन के पास अब तक करीब 50,000 एनर्जी पॉइंट्स हो चुके थे। बधाई हो मास्टर, सिस्टम की आवाज आई। आपने कमांडर लेवल परमिशन अनलॉक कर ली है।
अब आप रोजाना एक यूनिट को मजबूत कर सकते हैं। जो यूनिट अपग्रेड होगी उसकी लेवल 1 बढ़ जाएगी, लेकिन लेवल 4 से ऊपर नहीं जा सकेगी। पहले तो सू चैन खुश हुआ, लेकिन जब उसने जाना कि यूनिट का मतलब सिर्फ 1 है तो उसे सिस्टम पर गुस्सा आ गया। तो सीधे सीधे 1 ही क्यों नहीं कहते? अभी के समय में उसके सोल्जर्स में सबसे ताकतवर था सुई, जो लेवल 3 पर था। सू चैन ने फौरन अपनी नई परमिशन का इस्तेमाल किया और सुई को लेवल 4 पीक तक अपग्रेड कर दिया। तभी सिस्टम ने नई मिशन अनाउंस की। अगर यह सोल्जर किसी म्यूटेंट बीस्ट या ट्रांसेंडेंट को जो उसी लेवल का हो अकेले हरा दे तो उसका बॉटलनेक टूट जाएगा और वह आगे भी लेवल अप कर सकेगा। लेकिन मौका सिर्फ एक बार है। अगर हार गया तो वो सोल्जर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सू चैन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, बाकी सोल्जर्स को भी अपग्रेड क्यों नहीं करते? सिस्टम ठंडे स्वर में बोला, यह मिशन सिर्फ असली टैलेंटेड सोल्जर्स को छांटने के लिए है। जो इसे पास नहीं कर सकते उनमें और एनर्जी बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। सू चैन को सिस्टम की बात समझ में आ गई। भविष्य में उसके पास हजारों सोल्जर्स होंगे तो ऐसे मिशन सही है। जो पास कर लें वही एलीट बनेंगे, बाकी तो कैनन फोडर ही रहेंगे। सुई, तुम्हें भरोसा है कि तुम मिशन पूरा कर लोगे? सू चैन ने गंभीरता से पूछा। सुई ने झुककर सलाम किया और बोला, कमांडर आप निश्चिंत रहिए, सुई ये मिशन जरूर पूरा करेगा। ठीक है, जाओ, अकेले जाओ और जीत कर लौटो। जी कमांडर। सुई बेस से अकेला निकल गया। उसका टारगेट था एक लेवल 4 पीक म्यूटेंट बीस्ट। सू चैन को नहीं पता था कि वो जानवर कितना खतरनाक होगा, क्योंकि अब तक वह खुद सिर्फ लेवल 3 म्यूटेंट बीस्ट से ही लड़ा था, वो भी स्वॉर्म टैक्टिक्स के दम पर। इस दौरान सू चैन भी फ्री नहीं बैठा था। वो इस दुनिया के बारे में और जानकारी जुटा रहा था और उसका सोर्स था बेशक सिस्टम। हालांकि सिस्टम सिर्फ बड़ी घटनाओं की जानकारी देता था, छोटी छोटी बातें उससे पूछने पर चुप हो जाता। सू चैन को शक था कि सिस्टम सब जानता है, बस बताना नहीं चाहता। छोड़ो, पहले खुद को ताकतवर बनाते हैं। जब मेरी एपोकैलिप्स टैंक आर्मी तैयार हो जाएगी तो सारे म्यूटेंट बीस्ट्स को कुचल दूंगा। सू चैन ने मुस्कुराते हुए सोचा, सबसे पहले रडार बनाना होगा। रडार बनेगा तो मैं पेट्रियट मिसाइल्स और प्रिज्म टावर भी लगा सकूंगा। फिर देखता हूं कौन सा उड़ता हुआ म्यूटेंट बीस्ट मेरे बेस के ऊपर से जाने की हिम्मत करता है। सू चैन इन दिनों अपनी एनर्जी बचा रहा था, क्योंकि उसका मकसद था कमांडर लेवल ऑथराइजेशन को तोड़ना। इस बार उसका पूरा ध्यान था अपने बेस की सुरक्षा को मजबूत बनाने पर, वरना बेस की डिफेंस इतनी कमजोर थी कि कुछ इमारतें आसानी से टारगेट बन सकती थीं। सबसे पहले रेडार लगाना जरूरी था, लेकिन उसे बनाने में 10 घंटे लगने वाले थे। रडार बनने तक सू चैन 2 चीजों पर फोकस कर रहा था, दीवारें और डिफेंसिव बिल्डिंग्स। रेड अलर्ट गेम की तरह दीवारें बेस को घेरकर एक बेसिक प्रोटेक्शन देती थी। गेम में भले ही दीवारें एक शॉट में टूट जाती हैं, लेकिन हकीकत में ये काफी मजबूत थी। आम गोलियां और गोले इन पर ज्यादा असर नहीं डाल सकते थे। डिफेंसिव बिल्डिंग्स के लिए इस समय 3 विकल्प थे, सेंट्री गन, गैटलिंग गन, मशीन गन बंकर। सेंट्री और गैटलिंग दोनों ही ऑटोमेटिक डिफेंसिव गन्स थीं, जबकि मशीन गन बंकर के अंदर सैनिक छिपकर आसानी से लगातार फायर कर सकते थे। सू चैन ने साफ आदेश दिया, बेस के चारों तरफ 10 मशीन गन बंकर लगाओ। हर बंकर के पास 5 सेंट्री गन्स और 5 गैटलिंग गन्स भी लगाओ। अगर कोई घुसपैठिया आए तो पहले चेतावनी की फायर करो। अगर फिर भी वो आगे बढ़े तो उसे तुरंत खत्म कर दो। सू चैन को भरोसा था कि उसके लोग गलती से निशाना नहीं बनेंगे, क्योंकि सिस्टम खुद पहचानता था कि कौन उसके लोग हैं। दीवारें सबसे जल्दी बन रही थी। कुछ ही मिनटों में पूरे बेस के चारों ओर मजबूत दीवार खड़ी हो गई। सिर्फ कुछ गेट छोड़े गए जिन पर सैनिक और हाउंड गार्ड्स तैनात थे। अब कोई भी आसानी से अंदर नहीं आ सकता था। हर गेट पर एक सेंट्री गन भी लगाओ।
सू चेन अभी भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं था। अब वह बस रेडार के बनने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि रडार तैयार होते ही वह पेट्रियट मिसाइल्स और प्रिज्म टावर्स बना सकेगा, जिनकी ताकत बेहद ज्यादा थी। लेकिन अचानक सिस्टम की आवाज आई, चेतावनी, पावर कम है। इतनी जल्दी पावर खत्म? सू चेन चौंक गया, लेकिन उसे समझ आ गया कि एक ही पावर प्लांट से 3 बड़ी बिल्डिंग्स, सेंट्री गन्स और गैटलिंग गन्स चलाना मुश्किल था। उसने तुरंत एक दूसरा पावर प्लांट बना दिया और पावर फिर से स्थिर हो गई। सू चेन को रेड अलर्ट का न्यूक्लियर रिएक्टर याद आ गया। काश वो होता तो पावर की टेंशन ही नहीं रहती। 10 घंटे का इंतजार लंबा था, इसलिए सू चेन ने थोड़ी झपकी ले ली। जब वह जागा तो रेडार आखिरकार तैयार था। आखिरकार रेडार बन गया। देखते हैं इसकी डिटेक्शन रेंज कितनी है। रेडार की स्क्रीन पर उसका बेस दिख रहा था, बाकी जगह अभी भी अंधेरे में थी। सिस्टम, रेडार की रेंज कितनी है? 500 किलोमीटर रेडियस। सू चेन हैरान रह गया। असली दुनिया के रेडार इतनी दूर तक नहीं देख सकते। ये सच में रेड अलर्ट टेक्नोलॉजी थी। काश स्पाई सैटेलाइट भी होता तो पूरी दुनिया साफ दिखाई देती। सिस्टम ने बताया कि जैसे जैसे उसकी यूनिट्स अनजाने इलाकों में जाएंगी, मैप खुलता जाएगा। गेम में मैप खोलने के लिए हाउंड्स सबसे बेहतर होते थे, क्योंकि वे तेज होते हैं। लेकिन इस दुनिया में ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि बाहर हर जगह म्यूटेंट बीस्ट्स थे। इसलिए सू चेन ने तय किया कि सैनिकों को गाड़ियों में भेजा जाए, ताकि वे तेजी से आसपास का इलाका एक्सप्लोर कर सके। समस्या ये थी कि इस दुनिया में कार्स बहुत लग्जरी चीज थी, और पेट्रोल तो उससे भी ज्यादा कीमती था। रडार के मैप पर उसकी यूनिट्स ब्लू रंग में दिखती थी, अनजान लोग येलो में और दुश्मन रेड में। इस बार उसने अपने सबसे मजबूत सैनिक सू एयर को मिशन पर भेजा, क्योंकि सुई अपनी प्रमोशन मिशन पर बाहर था। सू एयर एक कुत्ते के साथ गैदरिंग प्लेस पहुंचा। वहां के लोग उसे देखते ही चुप हो गए। कुछ दिन पहले की एक बड़ी घटना अब भी सबकी जुबान पर थी। एक नया आदमी गैदरिंग प्लेस में आया था, जिसने वहां के 3 बड़े बॉस में से एक को मार दिया था और खुद नया बॉस बन गया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये नया बॉस यानी सू चेन गैदरिंग प्लेस में रहने के बजाय बाहर जंगल में अपना बेस बना रहा था। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, क्या ये उसी बड़े आदमी के लोग हैं? लगता तो है, लेकिन ये यहां क्यों आया होगा? सू एयर ने किसी की परवाह नहीं की और सीधे तवर्न में लैंग यू वे के पास गया। यंग मास्टर पूछ रहे हैं, यहां किसके पास अच्छी क्वालिटी की कार है? हमें उधार चाहिए। लैंग यू वे थोड़ी हैरान थी, क्योंकि सू चेन के पास इतने संसाधन होने के बावजूद उसकी अपनी कार नहीं थी। गैदरिंग प्लेस के 3 बड़े बॉस में से ग्वांगताओ कियांग तो मर चुका था, लेकिन बाकी 2 वांग दाकियांग और मा सन्यान के पास बेहतरीन गाड़ियां थी, जो दूसरे लेवल के म्यूटेंट बीस्ट्स के हमले भी झेल सकती थी। लैंग यू वे ने जवाब दिया, ठीक है, समझ गई। ये यंग मास्टर ने तुम्हें मुझे देने के लिए कहा है।